Hello everyone, this is Rohit back with the next part of Economics 12th Standard Commerce Gujarat Board chapter number 2, which is Indicators of Growth and Development. The topic that we are going to discuss today is the main topic of the chapter, which is Indicators of Development. There are certain questions that arise to which we definitely need answers. कुछ ऐसे questions है जिसके answers जानना बहुत ज़रूरी है, for which we use the criteria which is indicators of development. Indicators of development का मतलब क्या होगा? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो indicate करेगी कि एक country develop कर रही है या नहीं कर रही है. पहला question तो यही है कि क्या कोई country development कर भी रही है कि नहीं. मान लेते हैं if a country is developing, then the next question is कितना develop कर चुकी है या और कितना develop कर सकती है या करना अभी बाकी है. So how much development has been achieved or is yet to be achieved. And the most important question is कि कैसे measure करें. How to measure the development of a country. The answers to these questions lie in the indicators of development, which also helps us to compare development of various countries of the world. इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट हमें दे देते हैं, जो हमारा आज का एक टॉपिक है. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू कंपेयर कंट्रीज डेवलपमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड. जैसे आज के टाइम पे वी ऑलरेडी नो कि इंडिया और यूएस में ज़्यादा डेवलप्ड कौन सी कंट्री है. द आंसर इज़ यूएस. इंडिया और दूसरी कंट्री को कंपेयर करके ये जानना कि कौन सी कंट्री कम या कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप कर चुकी है, वो कैसे पता चलता है. बाय हैविंग सर्टेन इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट. वही कुछ इंडिकेटर्स आज डिस्कस करेंगे. वी हैव मेनी इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट. हम उन सबको ब्रीफली देखेंगे, बट इस वीडियो में विल बी डिस्कसिंग ओनली अबाउट वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट. सो दिस वॉज ओनली द इंट्रोडक्शन. Introduction, again, as I said, deals with certain questions that are definitely required to be answered, and those answers we get from indicators of development. So there are various indicators of development. कौन से indicators होते हैं, पहले उसको एनलिस्ट करके समझ लेते हैं कि हेडिंग्स कौन से है टेक्स्ट बुक में. फर्स्ट इज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, जिसको मैं वीडियो में शॉर्ट में यूज़ करूँगा RGNI. रिपीट कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो में और अपकमिंग वीडियोज़ में इस पर्टिकुलर वर्ड को, टर्म को यूज़ करूँगा बाय राइटिंग RGNI. सो RGNI जहाँ पे भी आएगा आपको पता होना चाहिए इट इज़ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम. सो ये बनता है हमारा फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट. दूसरा होता है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम. इसको हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग द एब्रीविएशन RGPCI. रिपीट कर रहा हूँ RGPCI. सो फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट इज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम. दूसरा इंडिकेटर है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम. तीसरा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है क्वालिटी ऑफ लाइफ, विच इज़ ऑल्सो नोन एज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. और इसका इकोनॉमिक्स में एक ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म है, ये मैंने नहीं बनाया, विच इज़ PQLI. इट स्टैंड्स फॉर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. एंड द लास्ट वन इज HDI. 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, विच स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. चैप्टर एंड होते होते हमें इतना आइडिया आ जाना चाहिए कि आउट ऑफ ऑल दीज 4 क्राइटेरियाज विच इज़ इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, कौन सा सबसे अच्छा है और कौन सा आज की डेट में फॉलो किया जाता है टू कंपेयर एंड इवेल्युएट कंट्रीज डेवलपमेंटल लेवल्स. सो ये 4 डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स है जिसमें से हम आज फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, विच इज़ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम. सो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम ये है क्या? तो एज पर दिस इंडिकेटर अ कंट्री हैज़ अचीव डेवलपमेंट इफ देयर इज कंटिन्यूस इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम फॉर लॉन्ग टाइम. मतलब इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग कंट्री डेवलप कर रही है कि नहीं कैसे पता चलेगा. तो मान लेते हैं एक कंट्री बहुत लॉन्ग टाइम से, सालों से, since years, for a long time, if a country is continuously successful in increasing the real national income, अगर एक कंट्री लॉन्ग टाइम से अपनी रियल नेशनल इनकम बढ़ाई जा रही है, तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से वो कंट्री डेवलप्ड है. और सिंपल करना हो तो अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर, एक कंट्री अगर लॉन्ग टाइम से अपनी नेशनल इनकम बढ़ा रही है तो वो डेवलप्ड कंट्री है. बट ध्यान देना, दिस इज़ नॉट ओनली इनकम, दिस इज़ रियल इनकम.
अब रियल इनकम और नेशनल इनकम में फ़र्क क्या होता है वो हम ये टॉपिक पढ़ते टाइम समझ लेंगे. इफ़ नॉट इन दिस वीडियो बट डेफिनेटली इन दिस चैप्टर वी विल कम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर टर्म अगेन. तो वो मैं आपको समझा दूंगा. कुछ क्राइटेरियाज है, जैसे इफ़ द रेट ऑफ राइज इन नेशनल इनकम इज़ हाई. NI शॉर्ट फॉर्म मैंने यूज़ किया है, आपको नहीं करना है. इट स्टैंड्स फॉर नेशनल इनकम. मान लेते हैं अगर नेशनल इनकम का रेट परसेंटेज जो है अगर वो हाई है तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से डेवलपमेंट भी हाई है. वापस रिपीट कर रहा हूँ. अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर अगर एक कंट्री में नेशनल इनकम का इंक्रीज रेट, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज ऑफ नेशनल इनकम अगर हाई है, ज़्यादा है, तो डेवलपमेंट भी ज़्यादा है. सिंपल. अगर वही नेशनल इनकम का रेट बढ़ रहा है लेकिन कम रेट पे बढ़ रहा है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो डेवलपमेंट भी लो होगा. अगर नेशनल इनकम बढ़ ही नहीं रही है तो देयर इज़ अ कंडीशन ऑफ स्टेगनेंसी. स्टेगनेंसी मतलब एक चीज़ रुक जाना, ना तो कम हो रहा है ना तो बढ़ रहा है. बिकॉज यहाँ पे ये नहीं लिखा है नेशनल इनकम कम हो रही है, ये भी नहीं लिखा है कि नेशनल इनकम बढ़ रही है, सिर्फ इतना लिखा है नेशनल इनकम डज नॉट राइज. बढ़ नहीं रही है, कम भी नहीं हो रही है. तो अगर नेशनल इनकम सेम हो जाती है तो देयर इज अ कंडीशन ऑफ स्टेगनेंसी. स्टेगनेंसी एज आई सेड मीन्स स्टेबिलिटी, के सेम हो गया है सारी चीज़, ना तो कुछ बढ़ रहा है ना तो कुछ कम हो रहा है. एंड लास्टली अगर नेशनल इनकम कम होती है तो इट इज़ कॉल्ड एज अ कंडीशन ऑफ अंडर डेवलपमेंट या तो नेगेटिव डेवलपमेंट. रिपीट कर रहा हूँ. अगर नेशनल इनकम का रेट बढ़ रहा है तो डेवलपमेंट भी ज़्यादा. अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है लेकिन कम रेट पे बढ़ रही है तो डेवलपमेंट लो. अगर नेशनल इनकम रुक गई है तो कंडीशन ऑफ स्टेगनेंसी. अगर नेशनल इनकम कम हो रही है तो कंडीशन ऑफ अंडर डेवलपमेंट और नेगेटिव डेवलपमेंट. As per this indicator, real income is considered and not money income. This is what I was saying. We consider real income and not money income. इस लाइन का मतलब सिंपल है. कंट्री में मॉनेटरी इनकम के सिवाय बहुत सारी इनकम होती है जो मनी के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है, बट डेफिनेटली वो नेशनल इनकम में ऐड की जाती है. तो इस इंडिकेटर में हम सिर्फ मॉनेटरी इनकम नहीं, all sorts of income को add करेंगे. So whenever I say national income in this indicator, it means money, not only money income, but it includes real national income. Thus, national income is not calculated at current price, but at constant price. एक fixed constant price होती है, उस पे consider की जाएगी, current price पे नहीं. current price पे तब होती है जब हम money income देखते हैं. जब हम real income देखते हैं तो constant price पे होता है. इसी चीज़ को थोड़ा टेबुलर फॉर्म में समझने की ट्राई करें तो टेबल आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है लाइक दिस, विच इज़ कंट्रीज़ के नाम है और उनका नेशनल इनकम का रेट दिया है, ग्रोथ रेट एक साल में. सबसे ऊपर सीक्वेंस में है नॉर्वे, उसका ग्रोथ रेट है ओनली 2.2. उसके बाद है अमेरिका विद 2.4, श्रीलंका विद 4.5, चाइना विद 7.3, इंडिया सेम 7.3 एंड पाकिस्तान 4.7. ये रिपोर्ट दिया है वर्ल्ड बैंक ने और इकोनॉमिक सर्वे ने 2015 और 16 के बीच में. इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो हम क्या डिराइव करेंगे. पहली बात, सम कंट्रीज है फास्टर. RGNI. RGNI क्या होता है मैंने बताया है, दैट इज़ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम. इस टेबल से इतना तो क्लियर है, हर कंट्री का रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम सेम नहीं है. कुछ कंट्री फास्ट ग्रो करती है, कुछ कंट्री स्लो ग्रो करती है. इस टेबल को स्टडी करें तो कुछ कंट्रीज़ जो हायर रेट ऑफ ग्रो करती है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ज़्यादा होता है. एग्जाम्पल, इस टेबल में इंडिया का अगर हम ग्रोथ रेट देखें तो इट इज़ 7.3, विच एज़ कम्पेयर टू नॉर्वे एंड अमेरिका एंड श्रीलंका एंड पाकिस्तान बहुत ज़्यादा है. सो इंडिया इज़ देयर बाई termed as or considered as fastest developing countries in the world. तो सिंपल है, अगर आपका एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम मतलब RGNI ज़्यादा है तो आपका डेवलपमेंट ज़्यादा है, बट ओनली अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर. रिमेंबर, हम ये फर्स्ट इंडिकेटर पढ़ रहे हैं, ये जनरली नहीं बताया जाता है. इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग जो कंट्री का RGNI ज़्यादा है उसका डेवलपमेंट ज़्यादा है, जिस कंट्री का RGNI कम है वो उसका डेवलपमेंट कम. इस इंडिकेटर के लिमिटेशंस कितने हैं? टोटल 3 लिमिटेशंस है. फर्स्ट इज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट द ट्रू नेशनल इनकम. सेकेंड लिमिटेशन इज़ द पॉपुलेशन एंड द थर्ड लिमिटेशन इज़ डिफरेंट मेथड्स यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. ये एक एक करके हम देखते हैं.
First limitation, as I said, is difficulty in calculating the true national income. बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो नेशनल इनकम काउंट करते टाइम आती है, जैसे डबल काउंटिंग, एक ही चीज़ को दो बार काउंट किया जा सकता है, बहुत बार होता है। जैसे अगर मैं वीट से आटा बनाता हूँ, फ्लोर बनाता हूँ, तो वीट से ही आटा बन रहा है, पर बहुत बार वीट और फ्लोर दोनों की अगर वैल्यू गिनी जाए तो डबल काउंटिंग हो जाती है। ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो बहुत कॉमन है। सो डबल काउंटिंग, इसकी वजह से नेशनल इनकम ज़्यादा आएगी, एक्चुअली में होती नहीं, हम दो बार काउंट कर रहे हैं, एक ही चीज़ को दो बार काउंट कर रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम्स इंक्लूड की गई है इसमें, लाइक प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, अगर मैं कुछ बना रहा हूँ लेकिन खुद कंज्यूम कर रहा हूँ तो वो भी इंक्लूड किया जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन डिफ़िकल्ट होता है, अलग अलग मेथड्स होती है। इनकम जो इलीगल है, टैक्स नहीं भरा जाता है। बार्टर सिस्टम मतलब कि गुड्स अगेंस्ट गुड्स, मैंने किसी को पेन दी और उसके अगेंस्ट पेंसिल ले ली, तो मनी तो है ही नहीं, बट एक्सचेंज हुआ। इसके सिवाय इलिटरेसी, एक इंसान अगर एक से ज़्यादा ऑक्यूपेशन में है तो उसकी डबल इनकम आएगी या दो से ज़्यादा इनकम आएगी। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स है जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम कंट्री फेस करती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम्स नेशनल इनकम कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ ट्रू क्राइटेरिया टू नो द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अगर नेशनल इनकम को क्राइटेरिया लेते हैं तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। सो हाउ कैन वी बी श्योर कि जिस क्राइटेरिया को कैलकुलेट करने में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है वो क्राइटेरिया एक ट्रू क्राइटेरिया है, सही क्राइटेरिया है डेवलपमेंट जानने के लिए। अगर कैलकुलेशन रॉन्ग होगी तो कंट्री के डेवलपमेंट के हमारे टोटल रिजल्ट्स भी गलत आ सकते हैं। Thereby, first limitation is just because नेशनल इनकम के क्राइटेरिया में नेशनल इनकम कैलकुलेट करना ही डिफिकल्ट है तो उससे आने वाला रिजल्ट रिलायबल नहीं होगा। सेकेंड इज पॉपुलेशन। सिर्फ नेशनल इनकम एक कंट्री की इनफ नहीं होती है उसका डेवलपमेंट जानने के लिए, बिकॉज हर एक कंट्री की पॉपुलेशन भी अलग है। सो द एक्सटेंट ऑफ पॉपुलेशन शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। एक कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट अलॉन्ग विद दैट पॉपुलेशन ऑल्सो शुड बी कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। सो RGNI, that is rate of growth of national income, अगर rate of growth of population से कम है, मतलब जिस रेट पे पॉपुलेशन बढ़ रही है अगर उससे कम रेट पे नेशनल इनकम बढ़ रही है तो नेगेटिव डेवलपमेंट बोला जाएगा, बिकॉज ज़्यादा लोग हैं फिर भी इनकम कम है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो सकता है या तो इनकम कम हो सकती है। बट अगर पॉपुलेशन इनकम से ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट नेगेटिव, और अगर इनकम हायर देन पॉपुलेशन, अगर नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट से ज़्यादा है तो डेवलपमेंट पॉजिटिव। थर्ड लिमिटेशन इज डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की बहुत सारी मेथड्स होती है, 11th स्टैंडर्ड के कोर्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्राई टू रिमेंबर कौन सी मेथड्स होती है। मेथड्स इंक्लूड्स प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। ये मेन मेथड्स है जो हम 11th में भी पढ़ चुके हैं और यूज़ की जाती है बाय द कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। सो अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट अलग अलग तरीके से हो सकती है तो क्वेश्चन ये है, क्या मैं नेशनल इनकम इनमें से किसी से भी कैलकुलेट करूँ तो आंसर सेम आएगा? द आंसर इज़ नो। मतलब इंडिया की अगर मैं नेशनल इनकम प्रोडक्शन मेथड से करूं तो आंसर अलग आएगा, इनकम मेथड से आंसर अलग आएगा, एक्सपेंडिचर मेथड से भी आंसर अलग आएगा। तो अगर दो कंट्रीज़ की डेवलपमेंट में कंपेयर कर रहा हूं लेकिन दोनों कंट्री ने दो अलग मेथड यूज़ की है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की, तो वो कंपैरिजन बहुत ही ज़्यादा गलत होगा और डेवलपमेंट हमें सही से पता नहीं चलेगा। डिफरेंट कंट्रीज़ यूज़ डिफरेंट मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। कोई कंट्री प्रोडक्शन मेथड यूज़ करेगी, कुछ कंट्रीज़ इनकम मेथड और कुछ कंट्रीज़ एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करेगी, और जब अलग मेथड्स यूज़ की जाएगी तो रिजल्ट भी अलग आएगा। सो व्हेन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज कैलकुलेटेड बाय टू डिफरेंट मेथड्स, जब एक कंट्री नेशनल इनकम दो अलग मेथड से कैलकुलेट करती है तो रिजल्ट सेम नहीं आएंगे। As different countries use different method, comparison on international level becomes difficult. Internationally,
अगर मुझे वर्ल्ड की कंट्रीज़ को डेवलपमेंट के बेसिस पे कंपेयर करना है बाय दिस इंडिकेटर, तो हर एक कंट्री ने अगर अलग अलग मेथड यूज़ की है तो ये इंटरनेशनल लेवल पे कंपैरिजन डिफ़िकल्ट बना देगा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और फिर भी अगर मैं कंपेयर करूँगा तो उसका आंसर ऑब्वियसली रिलायबल नहीं होगा, उस पर भरोसा करने लायक डेटा हमें मिलेगा नहीं। सो दिस वॉज इट फॉर दिस लेक्चर। होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच। साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। आपके प्रयासों ने तो हर बार आपके प्रति मेरी श्रद्धा को और बढ़ाया है। मैं गर्व के साथ एक बात महसूस करता हूं, याद करता हूं, जब मैंने आपसे देश से खादी खरीदने का आग्रह किया था, यह भी कहा था कि देश के हैंडलूम वर्कर्स को सपोर्ट करें। आप देखिए, बहुत ही कम समय में खादी और हैंडलूम दोनों को ही डिमांड और बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इतना ही नहीं, उसे आपने बड़ा ब्रांड भी बना दिया। बहुत छोटा सा प्रयास था, लेकिन परिणाम मिला, बहुत अच्छा परिणाम मिला। साथियों, सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा। लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए।